हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रीमियर एजुकेशन में। जैसा कि आज 14 नवंबर है और आज दिवाली है, तो आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके साथ साथ आज 14 नवंबर आज बाल दिवस भी है और बाल दिवस की भी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम रेलवे एएलपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें एलपी और टेक्नीशियन के क्वेश्चन हम आज 2018 के डिस्कस करेंगे। और थंबनेल में देखा होगा कि आज हम उसमें मैंने लिखा है कि शॉर्टकट मेथड से और ऑप्शन एलिमिनेशन से पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि एग्जाम में, स्पेशली एग्जाम में, पेपर को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखते हैं आगे आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये है 9 अगस्त 2018 का पेपर है, 10 से 11 है, फर्स्ट शिफ्ट का फर्स्ट डे का पेपर है। तो हम एक चीज और मैं ये कहना चाहूंगा कि हम क्यों एएलपी का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि आप सोच रहे होंगे एनटीपीसी का एग्जाम है तो एनटीपीसी का डिस्कशन करना चाहिए। रेलवे का डिस्कशन, एलपी का डिस्कशन का मतलब ये है क्योंकि हम जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे उसमें एक चीज आपने कॉमन एक चीज देखा होगा। जितने भी आपने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे होंगे उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई, अगर आपको किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको अगर प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस से ही हम किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो और प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए? प्रैक्टिस ऐसे करनी चाहिए कि मान लीजिए कि हमारा पेपर 2020 में है। अब 2020 में हमारा पेपर है तो इसका मतलब हमको 2000 का पेपर डिस्कस सॉल्व करना चाहिए या 2000 से पहले जो पेपर है उसको डिस्कशन करना चाहिए। 2019 में जो पेपर हुआ है तो मेरे हिसाब से या सभी टॉपर्स के इंटरव्यू के हिसाब से भाई, जब भी आपका एग्जाम है उससे पहले जो भी पेपर हुआ है उसको आपको डिस्कशन करना चाहिए। तो 2019 में तो रेलवे का कोई पेपर ही नहीं हुआ। 2018 में एलपी का पेपर हुआ था, जो कि एएलपी का ही पेपर हुआ था। और एक पेपर और हुआ था जो कि रेलवे जेई का था। उसमें मैथ्स का लेवल मैंने देखा, मैथ्स के लेवल अगर आप ये सब सॉल्व करते हुए देखते जाएंगे तो उसमें मैथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिलहाल अगर मैं कोशिश करूंगा इसको सॉल्व करने के बाद ये पूरा एएलपी का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सेट सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर टाइम मिलेगा तो उसको भी सॉल्व कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने कहा था आपसे ऑप्शन एलिमिनेशन और शॉर्टकट मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हम ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे यूज करेंगे। देखिए क्या है कि पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। चारों ऑप्शन को आप देख लीजिए, चारों ऑप्शन सेम है भाई। सॉरी, तीनों ऑप्शन सेम है। अगर तीनों ऑप्शन सेम है तो इसका मतलब ये है कि हम इसी को उठाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, तो इसी को लेके करते हैं 29/6 इज इक्वल टू 43/12। देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 से हम 12 को कट कर सकते हैं 2 बार में, ठीक है। 6 से हम 2 बार में 12 को कट कर सकते हैं, तो बचा कितना? बचा 29 इक्वल्स टू 43/2। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? ये 29 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 29 गुणे 2 58 होता है। 58 और यहाँ पे 43 बचेगा। तो क्या 58 और 43 कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये ऑप्शन कट गया। ये ऑप्शन कटने के बाद क्या हुआ कि भाई 58 बड़ा होता है 43 से, तो इसलिए हम इसको ग्रेटर कर देंगे। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है। जी हाँ, पहला ऑप्शन है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में करके बताइएगा, मैं जरूर रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तपस, अवि, ऋषि शेयर्ड अ केक. Tapas had 1/2 of it, Rishi had 1/3 of it, and Avi had the rest. What was Avi's share of the cake? मतलब तपस, अवि, ऋषि के बीच एक केक बांटा गया। तपस
को केक का 1/2 भाग मिला, मतलब तपस को 1/2 भाग खा लिया और ऋषि 1/3 भाग खा लिया। तो शेष कितना बचा भाई? देखिए तपस और ऋषि जितना खाए होंगे, दोनों मिला के जितना खाएंगे उसी एक, हम मानते हैं एक पूरा केक है। अब इसमें से तपस और ऋषि जितना खाएंगे, जितना बचेगा उसी का हिस्सा तो ये अभी को मिलेगा। ठीक है, तो तपस अभी ने कितना खा लिया? 1/2 जोड़ देंगे, 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/6। इसको आपको उम्मीद करता हूँ ये सब सॉल्व करने आता होगा, नहीं आता होगा तो बता दीजिएगा आगे कमेंट में। मैं आगे इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये भी मैं बता सकता हूँ लेकिन उम्मीद करता हूँ आता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5/6 अब पूरा एक है तो उसको हम क्या करते हैं, एक मानते हैं 1 माइनस 5/6, 1 माइनस 5/6। अब हम माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर 3 लोग हैं, 2 लोगों ने केक खा लिया तो एक पूरे में से घटाएंगे तभी तो, एक पूरे में से घटाएंगे तभी तो जितना खाया है उसको हमने एक में से घटा दिया तो कितना आएगा 1/6। सॉल्व करेंगे तो 1/6 बचेगा। तो ऑप्शन में है, देखते हैं, जी हाँ ऑप्शन में है, तो यही आंसर है। सही है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी? सबसे पहले जानते हैं परिमेय का मतलब p/q के फॉर्म में होना चाहिए, और अपरिमेय का मतलब वो रूट में होना चाहिए, वो संख्या रूट में होनी चाहिए। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि भाई अगर हम इस क्वेश्चंस का वर्गमूल निकालेंगे तो अगर वो अंडर मतलब पूरा परफेक्ट स्क्वायर होगा, पूर्ण वर्ग होगा तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो वो इरेशनल नंबर होगा। तो देखते हैं आगे, देखते हैं। हमको याद होना चाहिए सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हमको कम से कम 1 से लेके 40 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। लोग कहते हैं 1 से लेके 25 तक में भी काम चल जाता है, लेकिन अगर आप ज्यादा ही याद करेंगे तो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं इसमें हम इस क्वेश्चन को देखते ही इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता। देखिए एक चीज मैं जानता हूं, मैं कह रहा हूं कि ये आंसर 2014 होगा। क्यों होगा 48 होगा? क्यों होगा? मैंने कहा मुझे एक चीज पता है, कॉन्सेप्ट पता है, ये नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी संख्या, कोई भी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आएगा, 2, 3, 7, 8 आएगा तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। क्या कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 आता है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में देखिए लास्ट में 2, 3, 7, 8 में कौन सा 8 सा, यही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब यही आंसर होगा। उसके बाद देखते ही कैसे, देखिए ऑप्शन से हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब अगर मान लो कि ऑप्शन में 8 नहीं होता, हम मान लेते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन होता है जिसमें 2, 3, 7, 8 नहीं होता या 2 ऑप्शन में होते, तो हम क्या करते, 2 ऑप्शन में होते तो हमको निकालना होता भाई कि फिलहाल ऐसा कभी होगा ही नहीं कि 2 अपरिमेय संख्या दे दी जाएंगी, एक ही अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन हम देख लेते हैं कि किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट वो नंबर दिया है तो उसका अंडर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे कि हम ले रहे हैं 10, 24 ठीक है, अंडर रूट में 10, 24 ठीक है। अब 10, 24 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं 10, 24 को हम कैसे निकालते हैं। देखिए इसमें लास्ट की 2 डिजिट को पकड़ लेते हैं, चाहे कितना, एक चीज याद रखिएगा, चाहे कितना से बड़ा नंबर हो, लास्ट की 2 डिजिट को हम लेके चलते हैं और इसको हम देखते हैं 24। देखिए इसमें सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट पकड़ते हैं और हम ये देखेंगे कि 24, देखिए मैंने कहा कि आपको 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि 24 1 से लेके 24 तक के लास्ट में किसके स्क्वायर में आता है, तो हमको पता है कि भाई 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर 24 होता है।
अगर 18 का स्क्वायर 324 होता है तो लास्ट में 24 आया, इसका मतलब ये 18 का स्क्वायर होगा भाई, इसका मतलब ये 18 होगा। ठीक है, तो एक डिजिट हमको मिल गई 18। ठीक है, एक डिजिट हमको क्या मिल गई 18। उसके बाद ये वाली डिजिट हम पकड़ते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे कि ये जो संख्या है 10, इससे छोटी कौन सी संख्या है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। हमको पता है भाई 9 परफेक्ट स्क्वायर है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, 3 का स्क्वायर है, तो हम 3 लिख देंगे। लास्ट में एक चीज याद रखिएगा कि जब भी यहाँ से इससे आती है तो लास्ट में एक संख्या हम 0 को ऐड कर देते हैं अपने मन से। ठीक है, ये एक ट्रिक है सॉल्व करने का कि हम कोई भी संख्या होगी लास्ट में हम 0 ऐड करेंगे। उसके बाद हम बेस मान के चलते हैं 0, 50, 100, 150। ठीक है, ऐसे हम बेस मान के चलते हैं। तो ये अब किसके पास है था भाई, अगर ये 25 के पहले होता, अगर ये 25 के पहले होता तो हम 0 को बेस मानते, चूंकि ये 25 के से बड़ा है तो हम बेस किसको मानेंगे, 50 को बेस मानेंगे। ठीक है, बेस हमने क्या किसको माना, 50 को। ठीक है, हमने बेस किसको माना, 50 को। अब हमारे पास वो संख्या आ गई कि भाई एक संख्या आ गई 50, एक संख्या हमारे पास है, देखिए हमने यहाँ पे निकाला था ये 18, एक संख्या हमने निकाली थी 18। ठीक है, अब देखिए एक चीज यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस या प्लस। ठीक है, यहाँ पे हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस या प्लस। हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्यों माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये जो बेस 30 है 50 से कम है, तो हम इसलिए माइनस लगाएंगे। तो कितना माइनस करेंगे, 18, 18 माइनस कर देंगे, क्या आ गया 32। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि कैसे भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। कोई भी गिवन संख्या है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो हम 100% इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 32 का स्क्वायर है, ऐसे हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। अगर ये मान लीजिए यहाँ पे जो संख्या आती अगर वो इससे बड़ा होता तो हम क्या करते कि यहाँ पे माइनस की जगह यहाँ पे हम प्लस कर देते, लेकिन ऐसा है नहीं तो इसलिए हमने माइनस किया है। तो ठीक है, अब हम समझते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को कि हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इस सवाल की बात हम करते हैं कि हमको इस सवाल को पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वही हमारा आंसर होगा। तो हमको एक चीज पता है कि लास्ट में 2, 3, 7, 8 अगर आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ऑप्शन दिख गया, तो हमारा ये आंसर सही हो गया और कुछ हमको सोचने की जरूरत नहीं थी। मान लेते हैं अगर ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं होता, ऐसा 2, 3, 7, 8 नहीं होता, तो उसके लिए हम क्या करते, तो हम इसीलिए मैंने नीचे वाले ये जो इसको बताया है, इसीलिए मैंने इसको बताया है कि 2, 3, 7, 8 अगर नहीं होता तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि भाई 10, 24 को मैंने ले लिया। अब मैंने कहा कि ये लास्ट वाले डिजिट 24 है, इसको हम ले लेते हैं। अब देखते हैं 2 डिजिट किसका परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट की 2 डिजिट्स आती हैं, तो हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 318 324 के स्क्वायर में आता है। अगर 18 324 के स्क्वायर में आता है तो इसका मतलब ये होगा कि ये 18 होगा, एक डिजिट हमको मिल गई सॉरी, एक डिजिट हमको मिल गई 18। फिर हम देखते हैं यहाँ पे बची जो भी संख्या होगी, ठीक है, यहाँ पे जो भी संख्या हमारे पास बची होगी उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ले लेंगे। अब उससे देखेंगे उससे छोटी कौन सी संख्या है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब 3 हम ये डिजिट ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक 0 लिख देंगे। 0 लिखने के बाद देखेंगे ये बेस किस बेस के पास है, तो 50 के पास था, यहाँ पे मैंने 50 लिख दिया। यहाँ पे माइनस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये 50 से कम है, इसलिए माइनस कर दी, तो ये आ गया। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें कह रहा है कि 9.5 वार्षिक साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में 942 हो जाती है। मतलब कि कोई ब्याज इतने परसेंट से 6 वर्ष में 942 होता है। मतलब ये क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, आरंभ में निवेश कितना किया गया, मतलब हमको प्रिंसिपल निकालना है। तो इसको हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो बेसिक है PRT/100। पहले मैं ट्रिक से सॉल्व करता हूँ, देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कि अगर मेरे पास 100 रुपए होता, ठीक है,
अगर मेरे पास 100 रुपए होता और 9.5% से उसको अगर मैं 6 वर्षों के लिए किसी को देता तो वो कितना होता भाई? कितना ब्याज मिलता? 9×6 = 54, 9×6 = 54 और यहाँ पे बटे 3 मतलब 57 रुपए की ये क्या है? इंटरेस्ट है। मतलब फिर अमाउंट कितना होता? फिर अमाउंट कितना होता? 157। अगर ये अमाउंट 157 होता तो अब देखिए अमाउंट हमको दिया था, अमाउंट मैंने अपने से निकाल लिया 157, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि अब 157 की वैल्यू गिवन है कितना? 942। अब 942 वैल्यू गिवन है। अब हम देखते हैं कि ये 157 कटेगा किससे? अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 से ये 57 से ये 6 बार में कट जाएगा। मतलब कि ये एक की वैल्यू क्या आ गई? एक की वैल्यू 6 आ गई। और हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? 100 की। हमको 100 की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमको क्या करना है? 100 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 2 जीरो लगा दीजिए, यहाँ पे भी 2 जीरो लग जाएगा। इसका मतलब हमारा प्रिंसिपल पहले कितना था? 600 था, ठीक। अब यदि आपको PRT/100 से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं PRT/100 का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लगा सकते हैं, इंटरेस्ट बराबर PRT/100 से, ठीक है। PRT/100 से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखिए बटे 100 से, ठीक है। PRT/100 से हम सॉल्व कर सकते थे। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि समय ज्यादा चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है उमर अविनाश क्रमशः 10,000 और 15,000 रुपए लगा के एक निवेश में साझेदारी में शुरू की। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। किसी वित्तीय समस्या के कारण अविनाश 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लेता है। तो 12 मास, याद रखना है, 12 मास के बाद दोनों का लाभ का अनुपात। तो इसमें हमको एक चीज पता होना चाहिए कि भाई प्रॉफिट बराबर क्या होता है कि हमारा कितना अमाउंट है, ठीक है। प्रॉफिट बराबर हमारा कितना इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इनटू कितने समय के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम 2 के लिए निकाल रहे हैं तो भाई 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? तो उमर का, ठीक है, उमर का और यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ अविनाश का I इंटू टी, ठीक है, I इंटू टी। अब देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन कि उमर ने 10,000 रुपए। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे ये 3 जीरो दोनों में कॉमन है तो इन जीरो को हम हटा देंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। क्यों? क्योंकि हम रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालते वक्त हम किसी संख्या से गुणा करें या भाग करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इन 2 जीरो को एलिमिनेट कर दे रहे हैं। देखते हैं और अविनाश ने 8 महीने के लिए निवेश किया। चलिए अविनाश ने 8 महीने के लिए निवेश किया तो प्रॉफिट ऑफ उमर इक्वल्स टू ये 10 गुणे 12 महीने के लिए निवेश किया और प्रॉफिट ऑफ अविनाश इक्वल्स टू कितना होगा? इसने इसका 15 था और इसने 8 महीने के लिए निवेश किया। बस इसको कट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। बस 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से 2 कट गया तो आ गया कितना? 3/3 से 3 कट गया, मतलब 1:1 आ गया। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 1:1। ऑप्शन ये वाला सही है, ठीक है। उम्मीद इजी क्वेश्चन था इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से कर सकते थे। कैसे ऑप्शन से कर सकते थे देखते हैं। पहले सवाल पढ़ते हैं, पहले हम सवाल पढ़ते हैं। कह रहे 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो
इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। मतलब जो ये संख्या है इसके अंकों के गुणनफल की 3 गुना है। मतलब अंकों का गुणनफल का मतलब गुणनफल कर दिया, यहाँ पे कितना आएगा 3 गुणे 3 9 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ये कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ये नहीं होगा। अब इसका गुणनफल करेंगे 8 चौक 32 आ जाएगा, तो ये हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं ये इसका गुणा करेंगे 2 चौक 8, 8 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा 8 त्रिक 24, मतलब यही 24 आ गया। देखिए इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ये समझ में आया। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि भाई 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों इसके अंकों के गुणनफल इसके अंकों का गुणनफल की 3 गुना है। मतलब जो आंसर है हमारा वो 3 गुना है। ठीक है, तो इसमें हम इसको गुणा करके इसमें हम 3 गुना, देखो 2 का नम 2, सॉरी मैंने एक चीज गड़बड़ी कर दी यहाँ पे क्या होगा 2 होगा और यहाँ पे क्या होगा 6 होगा, फिर भी ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, देखिए हमने इसका गुणा किया 2 का नम 2, 2 3 6। अब 8 चौक 32, 32 भाई 32 में 3 गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 48 है यहाँ पे, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है यहाँ पे 48 है, इसलिए नहीं होगा। अब हमने इस ऑप्शन को देखा, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसका हमने गुणा किया 2 चौक 8, तो 8 आ गया 8, और यहाँ पे 3 क्योंकि 3 गुना था तो इसलिए हमने 3 गुना कर दिया, तो 8 त्रिक 24, ये आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, देखिए इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे लास्ट में क्या है 6 है। ठीक है, लास्ट में क्या है 6 है। अब हमको पता है कि किस संख्या के स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आता है। 4 का स्क्वायर करेंगे 6 आता है। ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे 6 आता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आता है, ये नहीं होगा। 8 का स्क्वायर करेंगे 16 आता है, 8 का स्क्वायर करेंगे सॉरी 8 64 4 आता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब बचे ये और ये। अब देखते हैं दोनों में से कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब चूंकि हम 15 हमको पता है कि 125 का स्क्वायर, देखिए ऑप्शन भी, ये ऑप्शन भी उसी के आसपास है और ये जो गिवन है वही है 15। तो हमको पता है कि 125 का स्क्वायर क्या होता है 15,625 होता है। अब 15,625 से ये क्या है, ये क्या है कम है, ये क्या है कम है। ठीक है, अगर ये कम है तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला। कौन सा ऑप्शन होगा, ये 124, मतलब ये हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप क्वेश्चंस को रिपीट करके, मतलब वीडियो का देखिए यही फायदा होता है कि अगर आपको एक बार वो क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप बैक करके फिर से जाके उस क्वेश्चन को देख के समझ सकते हैं। अब लाइव क्लास में क्या होता है, अब देखिए एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि पास पढ़ाने का 7 साल का एक्सपीरियंस है मैंने, और इस फील्ड में मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है कि मैं कैसे, इसलिए मुझे पता है कि कहाँ पे किस चीजों को नहीं समझ में आती, कहाँ पे क्या होता है। तो जो इजी क्वेश्चन है मैं उसमें नहीं रिपीट कर रहा हूँ, और जो अच्छे क्वेश्चंस मेरे हिसाब से मुझे लग रहे हैं इसलिए मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये क्वेश्चन बहुत कम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, तो है बहुत इजी क्वेश्चन, बस एक चीज हमको पता होना चाहिए, क्या देखते हैं। हमको ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, बहुलक माध्यिका के बीच का अंतर 2 है और माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें हमको एक जो रिलेशन होता है माध्यिका और बहुलक और माध्य, मतलब मॉड मीन मीडियन के बीच का जो रिलेशन होता है वो हमको पता होना चाहिए। तो मैं लिख रहा हूं मॉड इक्वल्स टू क्या होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मॉड, सॉरी मीन। ठीक है, 2 इंटू मीन, मैं यहाँ पे डी लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मतलब मॉड को हिंदी में बहुलक कहते हैं, ठीक है, और मीन को माध्यिका कहते हैं, और मीडियन को माध्यिका कहते हैं, और इसको माध्य कहते हैं। ठीक है, इसी हिसाब से आप हिंदी में फॉर्मूला बना के लिख लीजिएगा।
आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हमको क्या दिया, माध्यिका और बहुलक का अंतर दिया हुआ है, बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया हुआ है। तो हमको ये बहुलक पता है और ये माध्यिका पता है, तो इसको हम इधर ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड माइनस मीडियन इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे एक हमने इधर लिया, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 इंटू मीडियन, यहाँ पे मैं ये भी लिख दे रहा हूँ, 2 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक है, 2 इंटू मीन, ठीक है। देखिए अब हमको यही दिया था 2, तो यहाँ पे मैं 2 दूंगा। फिर अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये मेरा 2 कट जाएगा, ठीक है, ये मेरा 2 कट जाएगा। तो अब बचा क्या, 2 बराबर 2 मीडियन माइनस मीन, ठीक है, मीडियन माइनस क्या बचा, मीन बचा। तो अब क्या होगा कि 2 से 2 ये कट गया, तो मीडियन माइनस मीन इक्वल टू क्या आ गया, 1। तो 1 हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन में ये 1, ठीक है। चलिए मैं इसको एक बार, उम्मीद करूं एक बार फिर से समझा दूं, ठीक है। देखिए कह रहा कि बहुलक और माध्यिका के बीच का अंतर 2 है, और माध्यिका और माध्य के बीच का अंतर हमको निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हमको ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, ये वाला फार्मूला हमको पता होना चाहिए। ये बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है ठीक है। तो अब हमको ये दिया था, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको हमने इधर शिफ्ट कर लिया, तो ये माइनस मीडियन हो गया, ठीक है, मीडियन हो गया। तो मॉड माइनस मीडियन इक्वल्स टू 2 गुणे मीडियन, अब कॉमन कर लिया, मीडियन माइनस मीन हो गया। 2 इसकी वैल्यू 2 गिवन थी, देखिए ये 2 यहाँ पे गिवन है, हमने 2 से 2 कट कर लिया। तो अब 2 से 2 कट करने के बाद आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, 1 सही है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे, ये कह रहा है कि 1600 की राशि पर 6 वर्ष की अवधि के लिए 5% साधारण ब्याज कितना होगा। 5% पर साधारण ब्याज कितना होगा, मतलब हमको इंटरेस्ट निकालना है। पहला तो हम पीआरटी से लगा सकते हैं, लेकिन हम पीआरटी से लगा लेता है, तो मैं इसको पीआरटी से ना लगा के किसी और मेथड से लगाता हूँ। देखिए कैसे, मैंने कहा कि अगर मेरे पास 100 रुपए हो, ठीक है, मैंने माना कि मेरे पास 100 रुपए है। अब 100 रुपए पर 6 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से मुझे कितना रुपए मिलेगा। तो मैंने कहा कि 30 रुपए में, देखिए 5 6 30, इससे गुणा कर देते हैं, तो भाई ये कितना हो गया 30%। 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा। मतलब हमको ब्याज कितना मिलता, ब्याज हमको कितना मिलता, 30 मिलता, 100 रुपए पे 30। तो यहाँ पे कितना है, 1600 है, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें क्या कर दिया, 16 से गुणा कर दिया। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, गुणे 16, 16 तिया 48, 480 आ गया, वही आंसर होगा, 480 आंसर होगा, ठीक है। ठीक है, समझ आया, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा वहीं फिर से आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कुछ अच्छा क्वेश्चन है, फिर भी देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन है, रेलवे के हिसाब से कहा जा सकता है। कह रहा है कि 13 मीटर, ठीक है, ये 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है, जो सड़क के किनारे जमीन से 12 मीटर ऊंचाई, 12 मीटर ऊपर है, मतलब खिड़की 12 मीटर ऊपर है और सीढ़ी जो है 13 मीटर लंबी है। इसी पाथ से, मतलब जहां पे सीढ़ी रखा गया है
ये कह रहा है ये 12 है और ये 13 है, ठीक है। कह रहा है इसी जगह से, जहां से ये है, इसी जगह से सीढ़ी को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये ऊंचाई 5 मीटर पहुंचती है। देखिए कह रहा है लगाया जाता है तो ऊंचाई 5 मीटर पहुंचती है, और खिड़की तो उतना ही लंबी, सॉरी सीढ़ी तो उतनी ही लंबी रहेगी 13। अब हमको ट्रिग्नोमेट्री का एक ट्रिपलेट पता होना चाहिए कि 2 ट्रिपलेट, सॉरी नहीं, एक ही से काम हो जाएगा कि 5 12 हो, 5 और 12 हो तो वो कर्ण कितना होता है, 13 होता है। तो देखिए ये कर्ण 13 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, ये दूसरा पेन में ले लेगा, ये कितना होगा, 5 होगा। अब ये 13 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा, 12 होगा। तो हमसे यही पूरी लंबाई पूछिए। देखिए क्या कह रहा है कि सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सड़क की चौड़ाई कितना होगा, 5 + 12 बराबर 17। 17 क्या हो गया हमारा, 17 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। 17 क्या हो गया, आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ये लास्ट वाला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए मैं दावा करता हूँ कि ऐसे रेलवे पेपर्स का सलूशन कोई नहीं बताया है पूरे यूट्यूब पे। आप देख सकते हैं अलग और सब वीडियोस पे जाकर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे किलोमीटर में है, यहाँ पे मीटर में। सबसे पहले हम डिजिट्स को सेम करते हैं। अब चूंकि हमको मीटर में पूछा है, आंसर किसमें पूछा है, मीटर में, तो हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो एक चीज हमको याद होना चाहिए कि 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर। तो क्या हम इसमें 6 से गुणा कर सकते हैं, सॉरी 6 से नहीं 5 से। 18 × 5 = 90, मतलब तो इधर भी 5 से गुणा करेंगे, मतलब 90 किलोमीटर पर आवर बराबर 25 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। 90 किलोमीटर आवर बराबर 25 मीटर पर सेकंड होगा। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। देखिए कह रहे हैं कि 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय लगा। 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय लगा। अगर 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय लग रहा है, तो भाई लंबा पुल अगर पार कर रहा है तो वो ट्रेन भी तो पार करेगी, ट्रेन भी तो उस पुल को पार करेगी, मतलब ट्रेन और उसकी लंबाई दोनों पार कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेन और उसकी लंबाई दोनों पार कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि 10 सेकंड में ट्रेन कितनी दूरी चलेगा, मतलब 10 सेकंड में ट्रेन क्या कितनी दूरी चलेगा। तो चूंकि स्पीड कितनी है, स्पीड 25 किलोमीटर पर आ रहा है, तो ये कितनी दूरी चलेगा, 10 × 25 बराबर 250 किलोमीटर, 250 मीटर चलेगा, ठीक है। अगर ये 250 मीटर चल रहा है और पुल की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। देखिए पुल की लंबाई कितनी है, 100 मीटर है। तो 250 मीटर पूरा आ गया कि मतलब 10 सेकंड में ट्रेन कितना चला, 250 मीटर चला। अगर पुल 150 मीटर का है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, हम इसमें से माइनस कर देंगे। 250 - 100 बराबर 250, सॉरी 150 मीटर, ये आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया आपको। इसको भी मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। देखिए क्या है, मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूं। कह रहा है कि रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई याद करनी है। तो सबसे पहले हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हमने चेंज कर दिया, ठीक है। 5 से गुणा करके 18 किलोमीटर, ये याद रखिएगा कि 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकंड होता है, या कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है।
मैं प्रेफर करूंगा इसको याद करना, क्योंकि ये ज्यादा इजी होता है क्वेश्चन सॉल्व करना। ऐसे आप देखते ही कर सकते हैं, जैसे कि 18 पचे 90, तो 5 पचे 25, मेंटली हम इसको कर सकते हैं माइंड में। ये तो मैं यहाँ पे इतना एक्सप्लेन करके कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है। मुझे एग्जाम में करना होता तो मैं डायरेक्ट इसको कर सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। फिर कह रहा है कि ट्रेन जो है 10 मीटर जो पुल था उसको पार करने में 10 सेकंड लगा। भाई 100 मीटर का पुल को पार करने में अगर ये 10 सेकंड का समय ले रहा है, तो इसका मतलब ट्रेन 10 सेकंड चला होगा। क्या ट्रेन 10 सेकंड चला होगा? 10 सेकंड में ट्रेन पुल की भी लंबाई चलेगी प्लस अपनी भी लंबाई चलेगी, ट्रेन अपनी लंबाई भी चलेगा। ठीक है, तो यही मैंने किया यहाँ पे, 100 प्लस इतना कर दिया, तो टोटल ये 250 चल रहा है। तो ये टोटल 250 मीटर चल रहा है। अगर टोटल ट्रेन 250 मीटर चल रहा है और पुल 100 मीटर की लंबाई है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? तो हमने इसको माइनस कर दिया। देखिए हमने इसको माइनस कर दिया तो 150 मीटर आ गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा ऑप्शन सही है ये भी देख लेते हैं। ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है, देखिए सेकंड वाला। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दोगुना बड़ा होगा। 5 साल पहले मोहिंदर आयु विराट की आयु से 2/5 वर्ष, 2/5 से 1 वर्ष कम थी। तो हम यहीं से शुरू करेंगे। हमने लिखा विराट और मोहिंदर, हमने माना कि विराट की आयु x है, तो मोहिंदर की आयु कितनी होगी? 2/5 x माइनस 1 होगी। ठीक है, 2/5 x माइनस 1 होगी। उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या कर रहा है कि 7 साल बाद ये दोगुना बड़ा होगा। अब से 7 साल बाद, मतलब अब से 7 साल का मतलब क्या हो रहा है कि अगर ये क्या है 5 साल, देखिए 5 साल पहले है, तो 5 साल अब आने के लिए इसमें पहले हम 5 ऐड करेंगे भाई, तो हम वर्तमान में आएंगे। ठीक है, अब फिर से 7, हमको 7 साल आगे जाने के लिए फिर से 7 ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब टोटल हमको 12 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल हम 12 ऐड कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दोगुना बड़ा होगा। ठीक है, 7 साल बाद क्या होगा? विराट मोहिंदर से दोगुना बड़ा होगा। भाई दोनों में हम 12 ऐड कर दे रहे हैं। तो पहले इक्वेशन बनाते हैं, 2/5 x माइनस 1 प्लस 12। ठीक है, 12 यहाँ पे कितना होगा? कौन दोगुना बड़ा होगा? मोहिंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या होगा कि x प्लस 12 बराबर 4/5 x। अब ये इसमें से घट के बचेगा क्या? प्लस 11, तो 11 दूनी 22 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर दें, इसको हम इधर लाएंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 5 घटेगा 1 आएगा, तो 1 मतलब x/5 बचेगा, इक्वल्स टू इसको हम इधर ला के घटाएंगे तो कितना होगा? तो यहाँ पे 10 बचेगा। देखिए 22 माइनस 12, ये इधर आके माइनस हो जाता है, 22 माइनस 12 कितना होगा? 10 होगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 50। मतलब x की वैल्यू 50 आने का मतलब क्या हुआ कि सॉरी x की वैल्यू 50 आने का मतलब क्या हुआ कि मोहिंदर, हमको निकालना क्या? विराट की वर्तमान आयु निकालनी है। विराट की वर्तमान आयु निकालने का मतलब कि भाई 5 साल पहले की आयु, विराट की 5 साल पर x हमने माना था x की वैल्यू आई, 5 साल पहले की आयु आई, तो हमको वर्तमान निकालने के लिए क्या करेंगे? x प्लस 5 ऐड करेंगे, तब तो वर्तमान में आएंगे। x की वैल्यू 50 थी, 50 प्लस 5 बराबर 55। यही आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। कौन सा है ऑप्शन? ये। चलिए ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि उपरोक्त वृत्त में एक चाप ए बी स्पर्श रेखा डी को एक बिंदु पे मिलाया जाता है यदि ए बी 12 सेंटीमीटर है और डी ई ए बी 12 सेंटीमीटर है, ये गिवन है 12 और ये गिवन क्या है 12 है और डी ई कितना गिवन है 8 है। तो इसमें देखिए इसमें एक चीज और कि दो चीजें होती है, एक ये वाली प्रॉपर्टी होती है कि अगर ऐसे करके ऐसे टेंजेंट अगर ऐसे करके ऐसे स्पर्श करके ऐसे छेदक करता है तो ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ये बी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी होता है। ठीक है, मैं इसको रेज कर रहा हूं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है दूसरा देखते हैं, ये मान लिया P है, ये A, ये B, ये C, ये D। दूसरा क्या होता है कि PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, यही होता है। ठीक है, इसमें पहला वाला हम यूज करेंगे, ये वाला नहीं, ये तो मैंने आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला वाला मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि यहाँ पे इस फिगर को देखते हुए हम सॉल्व कर रहे हैं कि ED का स्क्वायर बराबर कितना होगा, DB इंटू क्या होता है DA। ठीक है, DB इंटू DA होता है। अब DB ये हमको दिया है, DE 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, और 8 का स्क्वायर 64 होगा। और क्या दिया हुआ है, और देखिए AB दिया हुआ है। और एक चीज और हम यहाँ पे और समझेंगे कि AB हमको दिया हुआ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, DA को हम लिख सकते हैं BD इंटू DA AB। ठीक है, और AB हमको गिवन है, तो अगर हम इसको x मान ले तो इसको हमने क्या किया कि x मान लिया, ये क्या हो गया BD क्या हो गया x, यहाँ पे क्या हो गया यहाँ पे ये इंटू नहीं, यहाँ पे प्लस होता है, प्लस होगा। देखिए DA बराबर क्या होगा DA, D और A बराबर क्या होगा DB प्लस AB, DB प्लस AB होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटू x प्लस AB बराबर 12 दिया हुआ है 12। अब देखिए इसको ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, अब इतना आ गया। अब हम एक चीज कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज हम क्या कर सकते हैं कि भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जो हम नहीं करेंगे। देखिए अब क्या है कि हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, ऑप्शन हमारे पास एक 6 है, एक 4 है, एक 5 है। ठीक है, तो रूट वाला तो हम बाद में ही, रूट वाला तो मुश्किल होगा, देखते हैं रूट, पहले हम 6 लेके चेक करते हैं। अगर यहाँ पे हम 6 64 आना चाहिए, 6 लेके चेक करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 6 गुणे 12 6 18, तो 18 6 78, ये नहीं होगा, सॉरी 18 छक्का 108, तो ये नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। 4 रखते हैं, 4 यहाँ पे रखा, गुणे 4 प्लस 12 बराबर 16, अब 16 चौका 64, इसका मतलब ये क्या आ गया 64, मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है, छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है, कुल दिया हुआ है 13, तो छात्रों में कक्षा में कुल छात्रों की संख्या निकालनी। ऐसे सवालों के लिए बेस्ट मेथड होता है क्या, एलिगेशन। ठीक है,
एलिगेशन क्या होता है, बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, देखिए कैसे लगाते हैं एलिगेशन। हमको दिया है क्या, प्राप्तांक, तो हम प्राप्तांक पे ही हम एलिगेशन लगाएंगे। बॉयज का कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, ठीक है, और गर्ल्स का कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। दोनों का बीच में दिया हुआ है 13.1, 13 देखिए। अब बड़ी संख्या में से पेन कलर का चेंज कर लेते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं। एक हमको पता चल गया तो दूसरा ऐसे होगा। तो 14 में से 13.1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 बचेगा। ठीक है, अब 12 में 13.1 में से 12 घटाएंगे तो 1.1 बचेगा। ठीक है, अब देखिए दशमलव से दशमलव कट गया, इसका मतलब ये कितना रेशियो में आ गया, 9:11 आ गया। क्योंकि हमको क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि कक्षा में 9 छात्र हैं, मतलब 9 की वैल्यू क्या है, 9 की वैल्यू 9 दिए हैं, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 11 होगी। तो मतलब अगर 9 छात्र थे, टोटल कितनी छात्राएं होंगी, 11 छात्राएं होंगी। तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 9 + 11 = 20। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, यहाँ पे एक ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, 20 ये वाला ऑप्शन। देखिए कह रहा है एक स्विमिंग पूल में 3 टैंकर ABC के माध्यम से 10 घंटे में भरी जाती है। टैंकर C B से दोगुना तेज है और टैंकर B A से दोगुना तेज है, तो A द्वारा पूल को कितने देर में भरा जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई A + B + C = 10 घंटे में भर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि A B और C, A को हमने माना कि 1 घंटे में भर सकता है, कह रहा है B A से दोगुनी तेजी से भर सकता है और C B से दोगुनी तेजी से भर सकता है। तो ये इनकी क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। अगर इतनी इफिशियंसी से तीनों 10 घंटे काम कर रहे हैं तो 4 2 6 1 7, 7 की इफिशियंसी से 10 घंटे काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 70। टोटल वर्क 70 आ जाएगा। अगर टोटल वर्क 70 आ जाएगा तो A, तो हमको A का निकालना है। A की इफिशियंसी कितनी है भाई, टोटल वर्क 70 है, A की इफिशियंसी 1 है, टोटल वर्क 70 है, A की इफिशियंसी 1 है, तो कितना आ जाएगा, 70 घंटे। ये हो गया इसका आंसर। समझ आया। कौन सा ऑप्शन सही है, लास्ट वाला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, देखिए अब ये है मेंसुरेशन का क्वेश्चन। मेंसुरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है फार्मूला। पहले आपको मेंसुरेशन के सारे फार्मूले याद होने चाहिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है लंबवृत्तीय शंकु और क्या कह रहा है, गोलार्ध। देखिए मुझे लग रहा है यहाँ पे गलती दिया, गोलार्ध का मतलब यहाँ पे गोला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्फेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे तो हेमी स्फेयर लिखा होना चाहिए था, यहाँ पे स्फेयर होना चाहिए। तो शंकु का आयतन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 πr² h होता है। और उसका कितना होता है, कह रहा है कि लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या की ऊंचाई 1/3 है, गोलार्ध के आयतन के बराबर है। गोले का आयतन कितना होगा, बराबर 4/3 πr³। ठीक है, 4/3, क्योंकि ये कह रहा है कि आधार की त्रिज्या ऊंचाई के 1/3 के बराबर है। आधार की त्रिज्या r ऊंचाई के 1/3 के बराबर है, तो इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब h बराबर क्या आ गया, 3r। यही चीज हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, h बराबर 3r आ गया। देखिए, और 1/3, पेन का कलर चेंज कर लें, आसानी होगी आपको समझने में। 1/3, ठीक है, इरेज कर लेते हैं। 1/3 इंटू पाई से पाई यहीं से कट कर देते हैं, पाई से पाई यहीं से कट कर दिया, और 3 को 3 से भी यहाँ पे काट देते हैं। ठीक है, तो इसको हम 3 को नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा क्या, देखिए
एक मिनट, यहाँ पे आर, क्योंकि एच बराबर क्या है 3r है, तो एच की जगह हम 3r लिख देंगे, स्क्वायर इंटू 3r, ये आर ऑफ कोन है ना, इक्वल्स टू आर ऑफ स्फीयर, ठीक है, क्यूब। अब यहाँ पे क्या हो गया, रेडियस ऑफ कोन, ये यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्यूब हो जाएगा, इसको हम इधर लेते आते हैं तो आर स्फीयर का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा ना, देखिए यहाँ पे क्या बचेगा 4 बच रहा है, तो यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है, 4/3। अब इसका हम जब क्यूब रूट इधर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हम इसका क्यूब रूट लेंगे इधर तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कोन अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3, मतलब क्यूब रूट ऑफ 4 रेशियो क्यूब रूट, तो कौन सा ऑप्शन है, ये सेकंड वाला, ठीक है, समझ में आया आपको। बस इसमें मेंसुरेशन में फार्मूला ही याद होना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट होता है इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है, किसी थैले में लाल गेंद और नीले गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है, जब उसमें 44 लाल गेंद थी, रेड कितना था 44 था, तो ब्लू कितना था 36 था, मतलब उनका रेशियो स्थिर था। अब इनका रेशियो हम निकाल लेते हैं भाई, 11 चौक 44 और 9 चौक 36, मतलब 11:9 में होना चाहिए। अब कह रहा है यदि नीले गेंदों की संख्या 54 है, नीले गेंदों की संख्या 54 है, मतलब इसमें 54 लाने के लिए 6 से गुणा करेंगे, तो 11 में भी 6 से फिर गुणा कर देंगे 6, तो कितना आंसर आ गया, बराबर 66 गेंद, ठीक है, 66 गेंद आंसर आ गया। समझ आया आपको, इजी है, ज्यादा टफ नहीं, इसलिए मैं इसको रिपीट भी नहीं कर रहा हूँ। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद घरनी की आयु यूनिस की आयु के दोगुने से 8 वर्ष कम थी, तो हमने लिख दिया यहाँ पे घरनी, यहाँ पे यूनिस, ठीक है। यूनिस की आयु को हमने क्या कहा, हमने कहा यूनिस की आयु x है, x मान लिया। अगर यूनिस की आयु x है तो घरनी की आयु कितनी होगी, 2 गुने से, कह रहा है 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 3 वर्ष बाद, मतलब 3 वर्ष बाद। अब कह रहा है यदि वर्तमान में दोनों की आयु का योग इतना है, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, इसमें दोनों में 3 क्योंकि बाद दिया है तो इसलिए, मतलब आगे का है तो हमें आगे का है, तो वर्तमान में आने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को माइनस करेंगे, 3 को माइनस करने के लिए तो फिर हमारा इक्वेशन क्या होगा 2x, ठीक है, 2x माइनस 8 माइनस 3 इक्वल्स टू x माइनस, हमने प्लस क्यों किया, वो इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे कह रहे हैं अब दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 है, इसलिए हमने प्लस किया बराबर 61। अब इसको आगे, इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं, तो अब इसको हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा 3x माइनस 8 3 11 3 14 माइनस 14 बराबर 61, तो x बराबर, अब ये इसमें से माइनस कर देंगे तो 61 माइनस 14 कितना होगा, 61 माइनस 14, देखिए ये माइनस है, इधर आके प्लस होगा, तो 61 प्लस 14 बराबर 75 होगा ना, 61 प्लस 14 बराबर क्या होगा 75 होगा, ठीक है 75। तो अब क्योंकि 3x बराबर 75 है, तो अब x बराबर कितना होगा, 3x बराबर 75, तो x बराबर कितना होगा 25 होगा। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या है, ठीक है, हमसे पूछा ये है कि घरनी की वर्तमान आयु पूछा है, ठीक है। तो हमने x किसको माना था,
यूनिस की आयु को हमने क्या माना था, x माना था। तो घर्णी की आयु कितनी है, घर्णी की आयु 2x माइनस 8 है। अब चूंकि ये वर्तमान आयु पूछा, देखिए प्रेजेंट एज वर्तमान आयु, वर्तमान में जाने के लिए 3 और माइनस करेंगे, तो 2x वर्तमान आयु पूछा था, 2x माइनस 3 माइनस इतना कर दिया, तो 2x माइनस 11 आ गया। x की वैल्यू 25 थी, 25 दूनी 50, 50 में से 11 घटा दिया, 39 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 39 हमारा आंसर हो गया। 39 कौन से ऑप्शन में है, ये लास्ट वाले ऑप्शन में, लास्ट वाले ऑप्शन में क्या है 39, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और उम्मीद है ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। कह रहा है कि मजदूरों की 2 प्रकार हैं। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कार्य करते हैं। मतलब मैंने मान लिया ए, मैंने क्या मान लिया, ए और बी, ए बी को मैंने मान लिया कि ए बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, ए की 3 हो गई, बी की 1 हो गई। कह रहा है पहले प्रकार का मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा काम करते हैं। अगर 3 गुना ज्यादा काम करते हैं तो 3:1 हो जाएगा। अगर ये 3:1 हो गया तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कह रहे हैं कि अगर 12 मजदूर, तो कह रहा है कि पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। हमसे पूछा है 4 मजदूर का, पहले प्रकार के 4 मजदूर, मतलब अगर पहले प्रकार के 12 मजदूर 12 किसी काम को, चूंकि इनकी इफिशियंसी देखिए क्या है, इनकी इफिशियंसी अगर 12 मजदूर 10 दिन में, तो टोटल 30 दिन में किसी काम को करेंगे, मतलब 12 मजदूर उस काम को 30 दिन में कर सकते थे। तो 12 मजदूर अगर 30 दिन में कर सकते थे, तो 4 मजदूर कितना काम करेंगे, बट्टे 3 कर देंगे, दोनों तरफ बट्टे 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर हमने बट्टे 3 किया, 4a बराबर 10, मतलब 10 दिन में काम करेंगे, 10 दिन में काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कह रहा है कि एट टाइप 2 वर्कर, मतलब जो दूसरे टाइप के थे, देखिए यहाँ पे जो 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर, चूंकि एक बी की इफिशियंसी 1 है, तो 8 बी की इफिशियंसी कितनी होगी, 8 होगी। 8 बी की इफिशियंसी कितनी होगी, 8 बी की इफिशियंसी कितनी होगी, 8। तो 8 दिन में उस काम को करेंगे, तो टोटल इसको हम ऐड कर देंगे भाई, इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 मजदूर 8, 4 ए टाइप के मजदूर 8 बी टाइप के मजदूर किसी काम को 10 8 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर है, मतलब कि कौन सा ऑप्शन है, ये थर्ड वाला। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले शिफ्ट 2 के 9 अगस्त, मिलते हैं अगले 9 अगस्त का शिफ्ट 2 के साथ, मैथ के क्वेश्चन डिस्कशन के साथ। तब तक धन्यवाद।